हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए सीटेट पेपर 2 में साइंस के क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि कचरा संग्रहण एवं निपटान के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मुख्यतः देखा जाए तो यहाँ पे 10 टॉपिक जो है हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने को है। सबसे पहले जानेंगे कि गार्बेज किसे कहा जाता है, कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज के बारे में जानेंगे, लैंडफिल किसे कहा जाएगा, खाद एवं केचुआ खाद बनाना, ठीक है, यानी कि कंपोस्टिंग, एंड वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, वेस्ट सेग्रीगेशन किसे कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहा जाता है, रिसाइकलिंग क्या होता है, पेपियर मासे किसे कहेंगे, पुनः प्रयोग और घटाना जिसको हम लोग रीयूज और रिड्यूज के नाम से जानते हैं, ये चीज़ क्या होती है, प्लास्टिक्स किस तरह से हमारे लिए वरदान है और किस तरह से अभिशाप है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में वन बाय वन डील करने वाले हैं, ठीक है, बात करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गार्बेज है वो किसे कहा जाता है, जिसे हम लोग यहाँ पे कचरा के नाम से भी जानते हैं अगर हिंदी में देखा जाए तो, ठीक है, या फिर आप वेस्ट भी कह सकते हैं। तो देखिए प्रतिदिन घरों से निकलने वाली जितने भी बेकार की चीज़ें होती हैं जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, उसी को क्या कहते हैं, गार्बेज कहते हैं या फिर कचरा कहते हैं, वेस्ट मटेरियल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो फल और सब्जियों के जो छिलके होते हैं, बचा हुआ जो भोजन है, फेंका हुआ कागज़ और प्लास्टिक है, धातु कांच के टुकड़े, ये सब क्या हो जाते हैं, आपके वेस्ट हो जाते हैं। यानी कि वो सभी चीज़ जो आपके काम की नहीं होती वो सभी चीज़ें आपके वेस्ट हैं, ठीक है, गार्बेज कहलाएंगे, और उसे आप फेंक देते हैं। इस तरह से आपने अपने आसपास जो कचरे का ढेर देखा होगा, तो ये सभी चीज़ें क्या है, आपका गार्बेज है। अब इस गार्बेज में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात किया जाए तो इसमें भी आपका जो है दो चीज़ें देखने को मिलेगी। एक होता है यूजफुल कंपोनेंट्स, दूसरा होता है नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। अब यूजफुल कंपोनेंट्स क्या होता है, कचरे का वह भाग जिसे पुनः प्रयोग या पुनः चक्रित किया जा सकता है। आप देखते होंगे कि कुछ कचरे चुनने वाले आते हैं, ठीक है, कचरे चुनने वाले को आपने देखा होगा कि वे लोग आते हैं, इस कचरे के ढेर से कुछ सामान को चुन के ले जाते हैं। तो वो उसी सामान को चुन के ले जाते हैं जिनका यहाँ पे रिसाइकलिंग किया जाता है, जिनसे कोई नया सामग्री बनाया जा सकता है। उसको सबसे पहले फैक्ट्री ले जाया जाता है, वहाँ पे उसको रिसाइकल करके कोई नया चीज़ बनाया जाता है। तो वो आपका यूजफुल कंपोनेंट्स हो गया। इसके अलावा कुछ ऐसे चीज़ हैं जिनको रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता है, जिनको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है, वो सब आपका नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स है, ठीक है, कचरे का वह भाग जिसे पुनः प्रयोग या पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ आते हैं, खास करके कुछ जो यहाँ पे थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होते हैं जिसको रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो उसको यहीं पे रहने दिया जाता है, वो सब जो है यहीं पे आपका जो रह जाता है, उसको हम लोग पुनः उपयोग या पुनः चक्रण नहीं किया कर सकते हैं, वो आपका नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स हो गया। अब देखिए लैंडफिल क्या होता है, भूमिगत कचरा स्थल। तो देखिए लैंडफिल मुख्यतः आप किसे कह सकते हैं, जैसे कि जहाँ पे आप लोग कचरा को जमा कर देते हैं, कचरा का एक ढेर, ठीक है, तो उसको हम लोग लैंडफिल के नाम से जानते हैं। भूमिगत कचरा स्थल वह नीची जगह होती है जहाँ कचरे को मिट्टी से ढककर दबा दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कचरे को हम लोग मिट्टी से ढककर दबा देते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है कि कहीं दूर जाकर जो है पूरा कचरा हम लोग जमा कर देते हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि कचरा जमा हो के पूरा ढेर बन जाता है, पूरा एक कह सकते हैं हम्प टाइप का बन जाएगा, तो वो भी आपका लैंडफिल के नाम से जाना जाएगा। गार्बेज फ्रॉम होम्स इज कलेक्टेड एंड डंप्ड हेयर। तो ऐसे गार्बेज को हम लोग क्या करते हैं कि सभी घर से जमा करते हैं और उसको एक जगह जाके जो है वो हम लोग क्या करते हैं, इस जगह पे जाके पूरा जमा कर देते हैं, लैंडफिल में जाके जो है हम लोग पूरा डंप कर देते हैं। सम गार्बेज इज रीयूज्ड बिफोर डंपिंग। कुछ गार्बेज ऐसे होते हैं जिनको हम लोग रीयूज्ड कर सकते हैं, या फिर जो काम की चीज़ें हैं उसको अलग से सिलेक्ट करके फैक्ट्रिया में भेज दी जाती है, फैक्ट्री वगैरह में। वंस फिल्ड लैंडफिल्स आर कवर्ड विथ सॉइल एंड लेटर कन्वर्टेड इनटू पार्क्स और प्लेग्राउंड्स, ठीक है। तो जब पूरा लैंडफिल बना दिया जाता है, मान लीजिए पूरा आपका जो है यहाँ पे कचरा का ढेर हो गया, इसको यहाँ पे जमा होने के बाद इसको
बाद में मिट्टी से ढक दिया जाता है और फिर इसके ऊपर जो कोई भी पार्क्स या प्लेग्राउंड्स वगैरह बना दिया जाता है। नो बिल्डिंग्स कैन बी बिल्ड ऑन देम फॉर 20 साल, 20 ईयर, ठीक है। 20 सालों तक इसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग वगैरह नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ का ज़मीन जो है वो बहुत हल्का होता है और बिल्डिंग बनाने के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो लगभग 20 साल तक यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग वगैरह नहीं बनाया जा सकता है लैंडफिल के ऊपर। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? तो खाद, और एक ऐसा खाद होता है जो केचुआ से बनाया जाता है, केचुओं की सहायता से। तो कंपोस्टिंग यानी कि खाद बनाना। जैव अपघटनीय कचरे को सड़ाकर खाद बनाने की प्रक्रिया को खाद बनाना या फिर कंपोस्टिंग के नाम से जानते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, वैसे चीज़ें जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, जैसे कि जो सड़ सकती है, ठीक है, जैसे कि किसी चीज़ का छिलका हो गया, पत्ता हो गया, बचा हुआ खाना हो गया, ये सब क्या होगा, सड़ सकता है, सड़ जाता है। तो सड़ जाता है तो ये सब से हम लोग क्या करते हैं, खाद बनाते हैं। तो इसी को हम लोग कंपोस्टिंग के नाम से जानते हैं। कंपोस्ट इज ए नेचुरल फर्टिलाइजर, ये आपका एक तरह से प्राकृतिक खाद होता है, ठीक है, प्राकृतिक खाद होता है। इसके अलावा एक होता है आपका वर्मी कंपोस्टिंग। अब किचन के कचरे से लाल केचुओं की मदद से खाद बनाने की प्रक्रिया को केचुआ खाद कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जितना भी कचरा वगैरह निकलता है, जैसे वही सब छिलका हो गया, जो खाना वगैरह बच गया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए मिट्टी के अंदर डाल दिए और उसमें हम लोग क्या करते हैं, लाल केचुआ मिला देते हैं। तो ये लाल केचुआ क्या होता है, इस मिट्टी में काम करता है और इसको जो है पूरा एक खाद में बदल देता है। तो उसी खाद को हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग के नाम से जानते हैं। और कभी कभी इसको बोरा वगैरह में भी डाल के किया जाता है, ठीक है। जैसे जितना खाद वगैरह है उसको किसी बोरा में डाल दिए, उसमें मिट्टी वगैरह मिला के हल्का, और ये रेड जो है यहाँ पे केचुआ को डाल दिया जाता है। तो ये पूरे चीज़ों को जो है यहाँ पे मिट्टी में बदल देता है, ठीक है। ये आपका वर्मी कंपोस्टिंग होता है, या फिर मिट्टी के अंदर भी आप इसे कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, ये भी दे रखा है यहाँ पे स्टेप्स। डिग ए पीट, एक गड्ढा खोदना है, उसमें आपको रेत की परत डालना है, सब्जी और फल के छिलके डाल देना है, पानी छिड़कना है, लाल केचुए आपको डाल देना है, घास या बोरी से उसको ढक देना है। 3 से 4 सप्ताहों के लिए आपको छोड़ देना है, 1 महीना तक आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो वर्म होता है, ये जो यहाँ पे केचुआ होता है, वो आपका इसके ऊपर काम करता है और ये आपका वर्मी कंपोस्ट में बदल जाता है। एक ये आपका बहुत ही अच्छा खाद माना जाता है, ठीक है, फसल के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे रहता है। तो देखिए यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया, एक कंपोस्ट या कह सकते हैं वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, कंपोस्ट, और दूसरा वर्मी कंपोस्ट। ये आपका नेचुरली बनता है, ये आपका रेडवर्म्स की मदद से बनता है, लाल केचुआ की मदद से बनता है। इसको बनने में ज़्यादा समय लेता है, कंपोस्ट को बनने में, और वर्मी कंपोस्ट को बनने में ये थोड़ा सा जो है वो कम समय में बन जाता है, ठीक है, 3 से 4 वीक में बन जाएगा। ये आपका ऑर्डिनरी मैन्योर है, यानी कि ऑर्डिनरी खाद है, और ये आपका हाई क्वालिटी खाद माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप रेडवर्म्स के बारे में याद रखिएगा कि जो लाल केचुआ होता है उसका दांत नहीं होता है। दे यूज ए स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड टू ग्राइंड फूड, ठीक है, यानी कि भोजन को जो है ग्राइंड करने के लिए गिजार्ड का यूज करता है। इसके मुंह में जो दांत नहीं होते हैं, एक गिजार्ड, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना होता है सिंग टाइप का इसके मुंह में, और वो गिजार्ड के नाम से जाना जाता है। अवॉइड एडिंग वेस्ट कंटेनिंग साल्ट, ऑयल, विनेगर, मीट और मिल्क, इट अट्रैक्ट्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या है कि जो वेस्ट हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, तो उसमें हम लोगों को साल्ट, ऑयल, विनेगर वगैरह नहीं ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये जो है सूक्ष्मजीव के लिए हानिकारक होता है। यानी कि उस मिट्टी के ऊपर जो काम करेगा ये लाल केचुआ, वो सभी चीज़ों के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। वेस्ट सेग्रीगेशन क्या होता है, कचरे का पृथक्करण। तो आपने इन दोनों डब्बों को देखा ही होगा, ठीक है, हमेशा आपको नगर निगम वाले एरिया में देखने को मिलेगा, आजकल शहर वगैरह हर जगह जो है वो देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो एक ग्रीन डब्बा और एक ब्लू डब्बा आपने देखा ही होगा। ग्रीन जो डब्बा होता है वह आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होता है, और ब्लू डिब्बा जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहने का मतलब है वैसा कचरा जो आपका गल सके, सड़ गल सके, और वैसा कचरा जो आपका सड़ गल नहीं सकता है उसको हम लोग यहाँ पे डालते हैं। कभी कभी ऐसे भी जाना जाता है कि वेट वेस्ट इसमें डालना है, ड्राई वेस्ट आपको इसमें डालना है, ठीक है। गीला कचरा आपको ग्रीन वाला में और सूखा कचरा आपका ड्राई वेस्ट में, तो ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। बाकी नॉर्मली देखने को मिलता है हरा जो डब्बा होता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिनोट करता है, और आपका नीला डब्बा जो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल को, ठीक है।
तो ड्राई वेस्ट में क्या क्या आ जाता है, वुड, मेटल्स, ग्लास, पेपर, ठीक है। वेट वेस्ट में आपका वेजिटेबल पिल्स हो गया, लेफ्ट ओवर फूड हो गया, प्लांट वेस्ट हो गया। तो दोनों चीज़ आप याद रखिएगा, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसके अलावा किसमें सूखा कचरा और किसमें गीला कचरा, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा जो है हम लोगों को करने की सलाह दी जाती है, ताकि जो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसका यहाँ पे रिसाइकल करके कोई नया चीज़ बनाया जा सके, है ना। जैसे कि बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसका यहाँ पे कंपोस्ट वगैरह बनाया जा सकता है, खाद वगैरह बनाया जा सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो दिया जाता है। अब देखिए बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, बहुत जगह पे इसका नाम आया है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि द वेस्ट मटेरियल दैट कैन रॉट और डिकम्पोज नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यानी कि वैसा अपशिष्ट पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से सड़ या गल सकते हैं उसे हम लोग जैव अपघटनीय कचरा कहा जाता है, ठीक है। क्या क्या आ जाता है इसके अंतर्गत, फल और सब्जियों के छिलके हो गया, बचा हुआ खाना हो गया, कागज, कपास, जूट, ऊन, गिरे हुए पत्ते, गोबर, ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंतर्गत आ जाता है। विशेषताएं क्या है इनकी, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा ये आसानी से सड़ाया जा सकता है, पर्यावरण के लिए ये आपका हानिकारक नहीं होता है, इसे खाद या गोबर खाद में बदला जा सकता है। अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में बात किया जाए तो वे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से नहीं सड़ते या गलते उन्हें अजैव अपघटनीय कचरा कहा जाता है। जैसे इसके अंतर्गत आपका प्लास्टिक की थैली, बोतल वगैरह आ जाएगा, कांच का टुकड़ा आ जाएगा, धातु के वस्तुएं आ जाएगा, रबर, कृत्रिम रेशे वगैरह हो गया, इसके अंतर्गत आ जाता है, जो कि प्राकृतिक रूप से नहीं सड़ता है और गलता है। इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो सूक्ष्मजीव इन्हें सड़ा नहीं सकते, लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, भूमि, जल और वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं, ठीक है। अब रिसाइकलिंग क्या है, पुनःचक्रण क्या है, तो पुनःचक्रण का अर्थ होता है उपयोग किए गए या फेंके गए पदार्थों को इकट्ठा करके उन्हें नए उपयोगी पदार्थों में बदलना, उसको रिसाइकल करके नया उपयोगी पदार्थ में बदलना ही रिसाइकलिंग कहलाएगा। तो जैसे कि ओल्ड न्यूज़पेपर है, ठीक है, वो सब क्या किया जाता है, फैक्ट्री को ले जाया जाता है, फिर उसको जो है नए न्यूज़पेपर में बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका रिसाइकलिंग हो गया। ब्रोकन मेटल हो गया, प्लास्टिक के आइटम्स हो गए, उसको फैक्ट्री में ले जाया जाएगा, उसको मेल्ट किया जाएगा, रिमोल्डेड किया जाता है, फिर से नए वस्तुओं को ढांचा में बदल दिया जाता है। ग्लास हो गया, ग्लास वगैरह से नई बोतलें बनाई जाती हैं, तो ये सब आपका रिसाइकलिंग है। पुरानी चीज़ों से आपका नया चीज़ बनाया जा रहा है, वो आपका रिसाइकलिंग है। पुनःचक्रण से ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है। यह कचरे और प्रदूषण को कम करता है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करता है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक में एक टॉपिक दे रखा है पेपियर मासे, ठीक है। पेपियर मासे क्या होता है, तो कागज, मिट्टी और धान की भूसी से बनी एक मिश्रित लेई को पेपर मासे कहा जाता है, ठीक है, हस्क, ठीक है। ए पेस्ट मेड ऑफ पेपर, क्ले एंड राइस हस्क इज कॉल्ड पेपर मासे। तो एक ऐसा पेस्ट होता है, एक ऐसा पेस्ट कह लीजिए या फिर मिश्रित ले, जो कागज, मिट्टी और धान की भूसी से बनाया जाता है, तो उसी को पेपर मासे के नाम से जानते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ पे किया जाएगा, तो इस पेस्ट का जो उपयोग है वो आपका टोकरी बनाने में, फ़ोटो का फ्रेम बनाने में, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने में, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में किया जाता है, ठीक है। पेपर मासे से पुराने कागज़ का पुनः प्रयोग किया जा सकता है, ये चीज़ होगी आपका। रीयूज और रिड्यूज क्या होता है, पुनः प्रयोग, और यहाँ पे रिड्यूज मतलब वही कि कम घटाना या फिर कम उपयोग। तो रीयूज क्या है, पुनः प्रयोग, किसी वस्तु को फेंकने के बजाय उसे दोबारा प्रयोग करना, उसे हम लोग रीयूज के नाम से जानते हैं। जैसे कि पुराने चार्ट पेपर से ग्रीटिंग कार्ड बनाए जा सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो पुराने चार्ट पेपर होते हैं उसको फेंक देते हैं, तो हम लोग उसका उपयोग करके नए ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, उसका यूज हो गया। पुराने कपड़ों से चटाई या थैला बनाया जा सकता है, तो ये भी आपका रीयूज हो गया। रिड्यूज क्या हो गया, किसी चीज़ का जो है वो यहाँ पे अननेसेसरी यूज ना करना, ठीक है। अनावश्यक या हानिकारक वस्तुओं के उपयोग को कम करना, जैसे कि प्लास्टिक के थैलियों का उपयोग जो है हमें कम से कम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान होता है। बाय ओनली व्हाट इज नीडेड, केवल आवश्यक वस्तुएं ही हमें खरीदनी चाहिए। तो एक यहाँ पे जो आपने फॉर्मूला देखा होगा, 3R का फॉर्मूला दिया जाता है। तीनों R का मतलब क्या होता है, एक R का मतलब होता है रिसाइकल करना, रिड्यूज करना और रीयूज करना, ठीक है। एक R का मतलब रिसाइकल, एक R का मतलब रिड्यूज और एक R का मतलब रीयूज।
तो ये चीज़ें अगर हम लोग करते हैं तो हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, इसमें सभी चीज़ों को बैलेंस करके चला जा सकता है। मोटो क्या है, घर रिड्यूज रीयूज रिसाइकल। अगर हम ये करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम पृथ्वी का सम्मान करते हैं, पृथ्वी में सभी चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि प्लास्टिक किस तरह से हमारे लिए वरदान है और किस तरह से अभिशाप है। तो देखिए वरदान कैसे है कि सस्ता और किफ़ायती होता है, वस्तुओं को ढोने का काम आता है, लंबे समय तक चलने वाला और मजबूत होता है, आसानी से ढाला और रंगा जा सकता है, यानी कि इसको आसानी से बनाया जा सकता है। डिब्बे, खिलौने, पाइप आदि बनाने में ये उपयोगी होता है, ठीक है। प्लास्टिक से तो बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, और पॉलीथीन वगैरह भी आपने देखा होगा, पॉलीथीन वगैरह, तो उसका भी यूज होता है, वो भी आपका एक तरह से प्लास्टिक है। तो इस तरह से बहुत सारे कामों में ये हमारे लिए हेल्प करता है, तो इस तरह से तो वरदान है। लेकिन अभिशाप भी है क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये सड़ता नहीं है और मिट्टी में नहीं मिलता है। सभी प्रकार के प्लास्टिक को पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता है। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसको तो रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लास्टिक होते हैं जैसे बेकेलाइट वगैरह, वो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, उसको आप जो रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, और वो हमारे पर्यावरण के लिए जो है वो हानिकारक है। प्लास्टिक जलाने से जहरीली गैसें निकलती है जो वायु प्रदूषण फैलाती है। प्लास्टिक की थैलियाँ नालियाँ जाम करती हैं और पशुओं को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना था, ज़्यादा यहाँ पे हार्ड वाला टॉपिक नहीं है, सभी चीज़ें आसान और छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। बाकी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ MCQ प्रश्नों को देख लेते हैं, ताकि आपको जो आइडिया लग सके कि किस टाइप के सवाल यहाँ से फ्रेम होते हैं, किस टाइप के सवाल बनते हैं, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग में लाल केचुओं का प्रयोग होता है। इन लाल केचुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लाल केचुओं के दांत नहीं होते, ये भोजन को गिजर्ट की सहायता से पीसते हैं, बिल्कुल सही बात है। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा भोजन को पीसने में केचुओं की सहायता करता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों आपका स्टेटमेंट जो वो सही दे रखा है, बोथ 1 और 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण से उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती है, तो बिल्कुल सही बात है। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तन करना संभव नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये भी हम लोग प्लास्टिक को जो है यहाँ पे हानिकारक पदार्थों में परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है। पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है, ये बात भी सही है। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं, तो ये बात भी सही है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव जो है वो सही हो जाएगा। तो इसी टाइप के सवाल जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हालांकि आपका जो चैप्टर 16 है आपका गार्बेज इन गार्बेज आउट, यहाँ से सवाल जो अभी तक देखने को नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में था, इसी कारण से मैंने आपको पढ़ा दिया, और इसी टाइप के सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला सवाल। इसको आप लोग जो होमवर्क में कीजिएगा। यहाँ पे मैंने ज़्यादा सवाल को नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ से सवाल जो वो पिछले सालों में नहीं देखने को मिले हैं, तो इसी टाइप के सवाल आ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इसी कारण से जो मैंने यहाँ पे ज़्यादा सवाल को नहीं लिया है। और जो आपका अंतिम का जो 3 चैप्टर था, ठीक है, वाटर, एयर और आपका गार्बेज इन गार्बेज आउट, वो आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट आपका जो है इससे पहले वाले चैप्टर थे। जैसे कि चैप्टर 1 से लेकर अगर आप 13 तक बात कीजिएगा, चैप्टर 1 से लेकर 13 तक, तो वो सब आपका इम्पोर्टेंट थे, वहाँ से सवाल आपका बनते थे। लेकिन आपका 14, 15, 16 लास्ट का जो 3 चैप्टर है, वहाँ से सवाल उतना आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से ये सभी चैप्टर में मैंने आपको जो ज़्यादा सवाल करवाया भी नहीं था। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और उम्मीद करते हैं कि जितना भी जानकारी आपको दी गई वो सभी आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट आपका रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और क्लासेस पसंद आई होगी तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हम आपको जो इसका PDF वगैरह प्रोवाइड करा देंगे। तो सवाल आपका ये है, एक बार देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से प्लास्टिक के दुरुपयोग में कौन कौन से दुष्परिणाम हैं। खाद्य पदार्थों का हानिकारक तथा कैंसर कारक होना, पशुओं की मृत्यु का कारण, शहरों में जल भराव एवं बाढ़।
तो इनमें से कौन कौन सा यहाँ पे दुष्परिणाम है ये आपको जवाब देना है, ठीक है। आसान सा सवाल है, उम्मीद करते हैं कि आप इसका जवाब जो है वो सही सही कमेंट सेक्शन में देंगे। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नए क्लास में नए चैप्टर के साथ। अब हम लोग जो है वो क्लास 7 का साइंस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से, ठीक है।